जय हिंद दोस्तों। आज हमारा फर्स्ट वीडियो है एवं क्लास 10th का बायोलॉजी का लेसन 1 जैव प्रक्रम पढ़ाने वाले हैं। तो जैव प्रक्रम को जानने से पहले हमको निम्न 2 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, सजीव और निर्जीव में अंतर। जैसे कि हम संसार में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अपनी ज्ञानेंद्रिय से देखते हैं, महसूस करते हैं, जैसे कि पहाड़, झरना, मिट्टी, गाय, भैंस, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पौधे इत्यादि। लेकिन इनमें से कौन सजीव है, कौन निर्जीव है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, तब हम जैव प्रक्रम को समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ दर्शाए हैं, सजीव मतलब कि लिविंग, निर्जीव का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो सजीव होता क्या है, आखिर सजीव होता क्या है, तब हम जैव प्रक्रम समझ सकते हैं। अगर हम सजीव को नहीं जानेंगे और निर्जीव को नहीं जानेंगे तो हम जैव प्रक्रम को हम समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सजीव जिसमें जान होता है ना, तो यहाँ देखिए सजीव प्राणी में क्या क्या लक्षण हैं और निर्जीव में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सजीव प्राणी जो होते हैं वो पोषण करते हैं, मतलब कि सजीव में पोषण पाया जाता है, मतलब कि वो भोजन करते हैं ऊर्जा के लिए। अब निर्जीव में बात करते हैं तो निर्जीवों में पोषण नहीं पाया जाता है, मतलब कि निर्जीव पोषण नहीं करते हैं। अब दूसरा लक्षण के जानते हैं, सजीव। तो सजीव प्राणी में सजीव प्राणी श्वसन करते हैं। इसका मतलब हुआ कि सजीव जो होते हैं वे सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। दूसरा यहाँ देखिए कि निर्जीव में ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। अब सजीव में तीसरा बात करते हैं, तो सजीव में जो होता है प्राणी में विकास और वृद्धि होता है, मतलब कि सजीव प्राणी में नए गुण और आचरण का विकास होता है ना। सजीव प्राणी में मौलिक गुण का विकास होता है, मतलब कि सकारात्मक सोच, नए आचरण, जीवों को सहायता करना, ये सब गुण का विकास होता है। और वृद्धि की बात करते हैं तो आचरण के साथ साथ इनमें वृद्धि होता है, मतलब कि बढ़ते हैं। लेकिन निर्जीव में न विकास होता है न ही वृद्धि होता है, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कि बात करते हैं सजीव में, तो सजीव जो प्राणी होते हैं वे स्वतः गति करते हैं, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। लेकिन निर्जीव भी जाते हैं, जैसे कि अब और हम बोल सकते हैं कि फैन भी तो चल रहा है, गाड़ी भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, लेकिन निर्जीव में ब्राहा बल के कारण हो रहा है, ब्राहा रस मतलब कि बल के कारण हो रहा है। लेकिन सजीव में ब्राहा बल कोई कार्य नहीं करता है, वे स्वतः एक स्थान से दूसरे तक जाते हैं। और स्वतः मतलब कि एक पौधा की बात करते हैं, एक पौधा पहले छोटा है, एक बालक एक छोटा है, एक कोई भी प्राणी पहले एक कोशिका होते हैं, मतलब कि एक छोटा सा एक केंद्रक होता है, उससे कोशिका, तो कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से एक जीव का निर्माण हो जाता है। लेकिन मतलब कि ये बढ़ते हैं और एक स्थान दूसरे स्थान तक जाते हैं, लेकिन ये स्वतः एक स्थान दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। अब प्रजनन की बात करते हैं, तो मतलब कि सजीव जो प्राणी होते हैं, सजीवों में अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। सजीव जो प्राणी होते हैं अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, मतलब कि एक संख्या से पहले 2 से
3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इसी तरह से अपनी संख्या में निरंतर विकास करते रहते हैं। मतलब कि प्रजनन का मतलब होता है अपनी संख्या में वृद्धि करते रहना, लेकिन निर्जीव में ऐसा वृद्धि नहीं होता है। मान लीजिए कि मार्कर से हम लिख रहे हैं तो एक मार्कर है तो एक ही रहेगा, लिखते लिखते दो नहीं हो जाएगा। अब चलते हैं, मतलब कि सजीव और निर्जीव में अंतर हम पूरी तरह से जान गए, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, अब चलेंगे हम जैव प्रक्रम में। जैव प्रक्रम होता क्या है? तो जैव का नाम से मतलब है जीव जंतु, या फिर ब्रह्मांड के सभी जीव जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म जीव कहिए या फिर बड़ा जीव कहिए, एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय। तो जैव का मतलब जीव जंतु, अब प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। जीव जंतु क्या प्रक्रिया करते हैं? तो जैव प्रक्रम में यहाँ आप समझेंगे कि वे, यहाँ लिख दिए हम कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सभी जीव जंतु अपनी जीवन की रक्षा करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात संसार के जितने भी प्राणी हैं अपनी जीवन की अनुरक्षण जिस प्रकार करते हैं उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। मतलब कि जितने भी सजीव प्राणी हैं अपने जीवन की रक्षा या फिर जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है? तो निम्नलिखित प्रक्रियाएं करते हैं। तो क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पोषण कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई कार्य किए या फिर जैविक क्रियाओं को अगर हमको सुचारू रूप से चलाना है, और अगर कोई सेल अगर खराब हो जाता है तो उसको मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा की आवश्यकता किससे पूर्ति होती है? भोजन से पूर्ति होती है, जिसको पोषण कहा जाता है। तो जैव प्रक्रम में पहला आ गया पोषण, दूसरा है श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर उसको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करना ही क्या कहलाता है? श्वसन। मतलब कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन नहीं हो जाता है, उसको ऊर्जा प्रदान करना ही श्वसन होता है। अब परिवहन की बात करते हैं। परिवहन होता क्या है? परिवहन का मतलब होता है उपयोगी पदार्थ को, शरीर में जो कोशिका में जो उपयोगी पदार्थ होता है, ठीक ना, तो उपयोगी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक ले जाना और ले आना, और अपशिष्ट पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, मतलब कि उसके मूल स्थान तक पहुंचा देना क्या कहलाता है? परिवहन। जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी एक स्थान से दूसरे तक जा रही है, हम भी एक स्थान से दूसरे तक चल रहे हैं, वही क्या कहलाता है? परिवहन। अब बात करते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंक देना, शरीर से बाहर फेंक देना, निकाल देना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। लेकिन परिवहन का मतलब फेंकना नहीं होता है, परिवहन का मतलब होता है पहुंचा देना, और उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकाल देना। अब नियंत्रण में समन्वय, हम बोल रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, तो गाना गा रहे हैं तो गाना गाते अगर कोई अगर सॉन्ग हम गा रहे हैं तो सॉन्ग गाते समय तो हम तो गाली नहीं देने लगेंगे। या फिर कोई अगर गाड़ी चला रहा है तो अगर गाड़ी कोई चला रहा है तो गाड़ी चलाते समय वह ध्यान रहे कि कहाँ पर हमको ब्रेक मारना है, तो उसके बीच में जो तालमेल होता है, तालमेल बैठाए रखना, माने कोई क्रिया के बीच में तालमेल बैठाए रखना नियंत्रण समन्वय कहलाता है। हम बोल रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, कोई चीज़ सुन भी रहे हैं, कोई गाड़ी भी चला रहा है, आवाज़ भी सुन रहा है, तो इसके बीच में जो तालमेल होता है वही होता है नियंत्रण समन्वय। अब इसके आगे है प्रजनन।
रिप्रोडक्शन। प्रजनन का मतलब होता है जीव जिस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि एवं विकास करते हैं उसी को कहते हैं प्रजनन इत्यादि etc। मतलब कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं, तो मतलब कि जीव जंतु और जीवित रहने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं करते हैं या फिर जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं करते हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन इत्यादि। तो एक एक करके जैव प्रक्रम में जो भी आ रहा है तो हम एक एक करके चलेंगे। पहले चलेंगे पोषण, फिर श्वसन, फिर परिवहन, फिर उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन इत्यादि जो भी आएगा हम एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम पोषण को गहन अध्ययन करेंगे, पोषण के बाद फिर इसमें हम चलेंगे। तो पोषण होता क्या है, तो देखिए यहाँ समस्त जीवों को जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं कोशिकाओं को मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति संतुलित आहार से होती है, जिसे पोषण कहते हैं। अर्थात जितने भी संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में जितने भी सजीव प्राणी हैं तो उसको जीवित रहने के लिए या फिर जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा संतुलित आहार से पूर्ति होती है, जिसे पोषण कहते हैं। और पोषण के साथ साथ अपने जीवन की जिस प्रकार रक्षा करते हुए होता है जैव प्रक्रम। तो पहले हम पोषण चलेंगे, तो पोषण के बारे में तो हम जान गए। अब चलेंगे कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। पोषण माने जीवों में पोषण कितने प्रकार के पाया जाता है। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होता है, माने जीवों में दो प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। और जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं पोषण के आधार पर। एक होता है स्वपोषी जिसे बोलते हैं स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण जिसे बोलते हैं परपोषी। तो एक एक करके हम चलेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं पर गलती होगा तो आप दोबारा कमेंट में बोलिएगा। दोस्तों, इसे आप अच्छी तरह से देखकर पढ़कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ पर भी गलती होगा आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। हम उसे सुधारने की अत्यंत कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों पोषण के प्रकार में। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि जीवों में दो प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। पोषण के आधार पर ही जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण का ही बोला जाता है स्वपोषी और परपोषण का ही बोला जाता है परपोषी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो जो जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। ये प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। अर्थात स्वपोषण बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो जीव अपना भोजन, अपना पोषण स्वयं करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। मतलब कि भोजन के लिए या फिर जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित नहीं रहते हैं, उसी को कहते हैं स्वपोषण या स्वपोषी जीव। जैसे कि हरे पेड़ पौधे के बारे में, तो एक पौधा है तो हरे पेड़ पौधे इसलिए अपना जीवन का यापन स्वयं करते हैं क्योंकि हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में
एक ऐसा गुण होता है जो भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए, पौधे के पत्ती जो होते हैं वो हरा होते हैं। आप जानते होंगे कि पौधे के पत्ती हरा होता है तो किसके कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से होता है। किसके कारण से? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को बोला जाता है पर्णहरित। क्लोरोफिल को ही बोला जाता है पर्णहरित, जो हरे रंग का होता है। जब सूर्य के प्रकाश पत्ती पर पड़ता है तो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। गलत लिखा गया था। और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो वायुमंडल से वातावरण में उपस्थित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सभी जीव जंतु छोड़ते हैं। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, हरा रंग का वर्णक। और जड़ से जल को जाइलम ऊतक की सहायता से, क्योंकि पौधों में जो परिवहन होता है, परिवहन कहने का मतलब होता है पदार्थ को एक स्थान से दूसरे तक ले जाना, तो पौधों में परिवहन होता है संवहक ऊतक से। संवहक ऊतक किसे कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम का समूह ही संवहक ऊतक कहलाता है। तो खनिज लवण और जल को जड़ से ऊपर पहुंचाना क्या कहलाता है? जाइलम ऊतक का काम होता है। और भोजन तो क्लोरोफिल, देखिए यहाँ सूर्य के प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जब पत्ती पर पड़ता है तो पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, हरा रंग का वर्णक। जब इस पर पड़ता है तो जल चल गया नीचे से, ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण कर लिया। क्योंकि पेड़ पौधे के पत्ती जो होता है, पत्ती में थोड़ा थोड़ा छिद्र भी होता है जिसको बोला जाता है रंध्र, तो उसके माध्यम से अंदर गया। जब अंदर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ के माध्यम से जल जब यहाँ आ जाता है तो भोजन का बनना स्टार्ट होता है। तो जब भोजन बनता है तो भोजन बनने के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज के साथ साथ 6O2 मतलब कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जल का भी निर्माण होता है, 6H2O। मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि संपूर्ण प्रकाशन की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। तो संपूर्ण प्रकाशन की प्रक्रिया में संपूर्ण प्रकाशन की प्रक्रिया में होता क्या है कि वायुमंडल से 6CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधों की पत्तियां में पहुंचता है और वहां पर उपस्थित होता है जल। और जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो ग्लूकोज कहने का मतलब प्रकाशन की प्रक्रिया में उत्पाद, मतलब कि उपयोगी पदार्थ का निर्माण हुआ, मतलब कि भोजन का निर्माण हुआ। तो ग्लूकोज जब बनता है भोजन, तो यहाँ पर अब पेड़ पौधों की पत्तियों में उपस्थित है फ्लोएम ऊतक। तो फ्लोएम ऊतक का काम क्या होता है कि भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचा देना। भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचा देगा। अब बच जाएगा ऑक्सीजन। क्या बच गया? 6CO2 ऑक्सीजन बच गया।
तो इस ऑक्सीजन को रंध्र के माध्यम से सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की जब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जल जो होता है, जल भी रंध्र के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण जब इस सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो जल भी रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है। अब यहाँ पर एक और बात है कि क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों के हरित लवक में पाया जाता है, क्योंकि पहले जो होता है पौधे के पत्ती में हरित लवक होता है। क्या होता है, हरित लवक, मतलब कि हरा रंग का वर्णक। तो हरित लवक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है। और हरित लवक के अंदर उपस्थित होता है क्लोरोफिल, माने हरित लवक मतलब कि हरा रंग का जो वर्णक है उसमें एक और हरा होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला जाता है। मतलब कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को अंग बोला जाता है, और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला जाता है, जो हम यहाँ लिख दिए हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम परपोषण के बारे में जानते हैं। परपोषण होता क्या है? तो जो जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि संसार के वे प्राणी जो जीवित रहने के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, तो भोजन करते हैं। मतलब कि वैसे संसार के वैसे प्राणी जो जीवित रहने के लिए किसी अन्य जीवों से भोजन ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं, वही होता है परपोषण। अर्थात जो जीव अपने जीवन को चलाने के लिए या फिर अपनी भोजन करने के लिए किसी अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, उसी को कहते हैं परपोषण। अब चलते हैं, परपोषण को ही परपोषी बोला जाता है। जैसे कि मनुष्य, तो मनुष्य को हम परपोषण भी बोल सकते हैं, परपोषी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं परपोषण के प्रकार। तो परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा होता है प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें हम पहला चलेंगे मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी का मतलब होता है मरा हुआ जीव। मृतजीवी का मतलब हुआ मरा हुआ जीव। अब पोषण का मतलब हम जानते हैं कि कोई भी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए या फिर जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है, जिसे पोषण कहते हैं। तो अब बताइए यहाँ कि मृतजीवी पोषण मतलब कि कुछ वैसे जीव हैं, कुछ वैसे प्राणी हैं, अगर कोई जीव जंतु मर गया तो उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब कि सड़ गया, गल गया, मतलब कि एक अपघटक बन गया, अपशिष्ट पदार्थ बन गया, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। इसको अच्छी तरह से यहाँ हम लिख चुके हैं। देखिए, जो जीव अपना भोजन मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं।
मतलब कि मृतजीवी जो होते हैं मरे हुए जंतुओं के शरीर से अपना भोजन का आहार करते हैं। जो जीव मर गया या फिर कोई गाय मर गया, कोई मनुष्य मर गए, कोई प्राणी मर गया, तो जब मर गया तो मरने के बाद जो अवशिष्ट बच जाता है, ठीक ना, अवशेष बच जाता है, तो उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसी को कहते हैं मृतजीवी पोषण। मतलब कि मरे हुए प्राणियों से जो अपना भोजन ग्रहण कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ देखिए कौन कौन हो जाते हैं, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि, ये सब क्या है, मृतजीवी पोषण है। अब देखिए मृतजीवी को अपघटक कहा जाता है। मृतजीवी को अपघटक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर कोई चीज़ खराब हो गया तो खराब होने के बाद एक अवशेष के रूप में बच जाता है, वही होता है अपघटक। तो कोई जीव जंतु अगर मर जाते हैं तो मरने के बाद एक अवशेष बच जाता है, मैंने उनका एक अभिक्रिया हो जाता है, मैंने मूल रूप बदल जाता है, वही होता है अपघटक। मतलब कि मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। क्योंकि जो जीव जंतु का अपघटक हो जाता है मतलब कि उनका मूल रूप बदल जाता है, उससे अपना भोजन ही प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं परजीवी। पर का मतलब होता है दूसरा, और जीवी का मतलब जीव जंतु और पोषण के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें यहाँ देखिए, जो जीव अपना भोजन किसी अन्य प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से या रूप में रहकर अपना भोजन बनाते हैं या फिर ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे इसमें भी आ जाएगा कवक, जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि। अमरबेल एक पौधा है जी, अमरबेल पौधा है। यहाँ पर परजीवी के बारे में जानते हैं कि परजीवी वैसे जीव जो होते हैं जो किसी प्राणी के संपर्क में, जैसे कि हम एक प्राणी है, मनुष्य एक प्राणी होता है, तो गाय भी एक प्राणी है, सांप भी एक प्राणी है, मतलब पेड़ पौधे भी एक प्राणी होते हैं। तो वैसे जीव जो किसी प्राणी के संपर्क में अस्थाई, ध्यान सुनिएगा, वैसे जीव जो किसी प्राणी के संपर्क में अस्थाई कहने का मतलब कि अगर किसी प्राणी के अगर कोशिका के अंदर चला गया तो अस्थाई रूप में मतलब कि उसी में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा अस्थाई मतलब कि भोजन किया, करने के बाद पेट उसका भर गया, फिर बाहर चला गया। तो मतलब किसी अन्य प्राणी के संपर्क में अस्थाई रूप में रहकर अपना भोजन बनाते हैं, फिर अपना भोजन बनाते हैं या फिर अपना जीवन यापन कर लेते हैं, उसी को कहते हैं परजीवी पोषण। जैसे में कवक आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा, अमरबेल पौधा आ जाएगा, गोलकृमि इत्यादि आ जाएंगे। और एक और बात कि परजीवी जिस प्राणी से या फिर जिससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। अगर हमारे अंदर अगर कुछ कीटाणु है, कुछ जीवाणु है, तो जीवाणु हमारे शरीर से जो भोजन प्राप्त कर रहा है तो हम उसका पोषी होंगे, क्योंकि हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं या फिर हमसे वो पालन पोषण अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब चलते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण होता क्या है? तो प्राणी संपोषण का मतलब होता है कि कुछ वैसे जीव होते हैं जो प्राणियों के समान भोजन ग्रहण करते हैं, माने एक दूसरे के समान भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम लिखे हैं, जो प्राणी अपना भोजन एक दूसरे के समान ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य, गलती है, 2 बार लिखा गया,
मान लीजिए यहाँ जानवर लिख दीजिए, पशु। तो प्राणी संपोषण, जो प्राणी अपना भोजन एक दूसरे के समान ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्राणी के समान, मतलब कि मनुष्य अगर भोजन करता है, पहले मुख घास जाता है, भोजन का पाचन होता है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद बहिष्करण होता है, ये सब इत्यादि होते रहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए, अब हम चलते हैं प्राणी संपोषण में। तो प्राणी संपोषण का मतलब होता है कि वैसे प्राणी जो अपना जीवन यापन या फिर अपना भोजन एक दूसरे जीवों के समान करते हैं या फिर समान ग्रहण करते हैं, उसी को कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे कि यहाँ देखिए, जो जीव या फिर जो प्राणी अपना भोजन एक दूसरे के समान ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य, जानवर इत्यादि। अब कैसे, ठीक ना, अब कैसे एक दूसरे का समान करते हैं? तो देखिए, मनुष्य जब भोजन करता है तो भोजन का पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर बहिष्करण होता है। मेढक भी भोजन किया तो अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन हुआ, बहिष्करण हुआ। गाय भी किया, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन हुआ, बहिष्करण हुआ। मतलब कि जितने भी प्राणी हैं, ये क्रियाएं सभी में एक समान होती रहती हैं, क्रिया एक समान होती रहती हैं, लेकिन भोजन का तौर तरीका अलग होता है। लेकिन जो क्रियाएं होती है, जैसे कि भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन हुआ, बहिष्करण हुआ, भोजन तो सब अलग अलग करते हैं, लेकिन करने का जो ढंग होता है, पचाने का जो ढंग होता है, एक ही समान दिखने में लगते हैं, उसी होता है प्राणी संपोषण। दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा या फिर जिस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं या फिर भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। देखिए, एक हरा पौधा है, एक हरा पौधा है। इस पौधा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे में सूर्य का प्रकाश, जल, हरित लवक, यहाँ पर एक, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक पौधा है, इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन कैसे बन रहा है? तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती है वो हरे रंग की होती है। तो हरे रंग की किसके कारण से होती है? तो क्लोरोफिल के कारण से होती है। किसके कारण से होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है, जिसको बोलते हैं पर्णहरित। और पर्णहरित को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी अंगक। प्रकाश संश्लेषी अंगक मतलब कि क्लोरोफिल को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला जाता है, और इसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है। सॉरी, गलत है, प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है इसको प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है, उसको अंगक बोला जाता है। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को अंग बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग।
अब यहाँ हम चलते हैं कि एक हरा पौधा है, जब इस पर सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो पेड़ पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद रहता है और जो हरे रंग की होती है। यह भोजन को बनाने में मदद करता है। तो भोजन को बनाने में अन्य चीज़ भी है जो वातावरण से CO2 ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? वातावरण से CO2, और जड़ के माध्यम से जल को ग्रहण करते हैं। तो जल का ग्रहण ऐसे ही नहीं होता है, पेड़ पौधों में परिवहन होता है, जो परिवहन दो तत्व से मिलकर दो ऊतक से होता है, जाइलम ऊतक और फ्लेम ऊतक, जिसको बोलते हैं संवहन ऊतक। तो जाइलम ऊतक से जल को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक जाइलम ऊतक फैला हुआ है, जिसके जल और खनिज लवण को पत्तियों तक और विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। तो पत्ती तक जड़ से, मतलब मिट्टी में जो जड़ है उससे जाइलम ऊतक से जल पत्ती तक पहुंच गया, ठीक ना, और सूर्य का प्रकाश ऊपर से पत्ती पर पड़ रहा है और CO2 यहाँ से ग्रहण हो गया। अब क्या होगा? अब यहाँ से देखिए, तो इसके फलस्वरूप अब यहाँ देखिए, वातावरण से CO2 का ग्रहण हुआ और पेड़ पौधे की पत्ती जड़ से जल को ग्रहण कर लिए, ठीक ना। अब देखिए, एक पत्ती है, तो मान लीजिए कि तीर का निशान जो दिया है एक पत्ती का निशान है, ठीक ना। तो एक पत्ती है यहाँ पर, तो पत्ती में सूर्य का प्रकाश पड़ा, क्लोरोफिल पहले से ही मौजूद है, वातावरण से CO2 ग्रहण कर लिया, जल जड़ से ग्रहण कर लिया। अब उस प्रक्रिया का तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब कि दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाएंगे। तो अब इसके फलस्वरूप क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, जिसको बोलते हैं ऊर्जा। क्या बना? ऊर्जा। पेड़ पौधों में ऊर्जा बना, मतलब कि भोजन बन गया। अब फिर क्या बनता है? ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन। फिर बनता है जल, मतलब कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। मतलब कि पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसको हम एक रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शा दिए। मतलब कि एक पत्ती है, ठीक ना, पेड़ पौधों में भोजन कैसे बनता है? तो सूर्य के प्रकाश पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? तो पत्ती पर पड़ता है, पत्ती में मौजूद रहता है, क्लोरोफिल मौजूद रहता है, और जाइलम ऊतक से जल ऊपर चला जाता है, ठीक ना। और जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या बनता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। अब क्या होता है, जब बन जाते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होता है, ये जो ऑक्सीजन है और ये जल है, तो पेड़ पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र स्टोमाटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जल बाहर निकलता है, CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो जब ऑक्सीजन का बाहर निकास होता है तो ऑक्सीजन हम प्राणी जितने भी जीव जंतु हैं ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, और जल जो होता है वाष्प के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है पेड़ पौधों में निरंतर चलता रहता है।